हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट चैप्टर में हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से, कैरेक्टरिस्टिक्स किया, प्रोसेस किया, ऑब्जेक्टिव्स किए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आपने बुक से रीड किया है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने सब कुछ कवर किया है। टीएस पढ़ रहे हो, डीके पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी कोई भी बुक पढ़ लो, जितना भी आपके बुक में मटेरियल है मैंने आपको सारा समझाया है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बस एक टॉपिक रहता है जो कि है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस। वो मैं अभी आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा फर्स्ट चैप्टर पे और वो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। देखो याद नहीं करना है ना भाई, याद तो मैं आपको करा दूंगा, लिखवा दूंगा, याद कर लो, नहीं ये हम नहीं करने वाले, पूरे अकाउंट्स में नहीं करेंगे, सब कुछ समझ के चलेंगे। तो वो टॉपिक अभी के लिए मैं आपको छुड़वा रहा हूँ। याद रखना आप भी, मुझे भी याद रहेगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक तरीके से चैप्टर की रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। मैंने आपके लिए 15 एमसीक्यूज़ डिज़ाइन करें जिसमें हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चैप्टर आता है या नहीं आता। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, अगर आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग all business transactions in a systematic manner in a set of books is called, क्या बोला, the art of recording and classifying all business transactions in a systematic manner in a set of books is called। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अकाउंटिंग है। सुनो, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग अकाउंटिंग में पढ़ा था, लेकिन दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आंसर है बुक कीपिंग। क्यों है बुक कीपिंग, ध्यान से सुनो, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। बस अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग होता है? नहीं, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, वो कहाँ गया? यहाँ पे क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। कौन सी बुक्स? जर्नल और लेजर। जर्नल में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और लेजर में क्या होती है, क्लासीफाइंग, पोस्टिंग। यस और नो? तो इसका मतलब यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग बोलेंगे तो आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलने वाले हो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग नहीं। गलती नहीं करनी, दिस इज रॉन्ग, राइट। सेकेंड एमसीक्यू देखो, the process of recording, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called। फर्स्ट एमसीक्यू और सेकंड एमसीक्यू में डिफरेंस समझ में आ रहा है? किसका डिफरेंस है? समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट या लॉस। मुझे बताओ, क्या बुक कीपिंग करने से आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। किससे होता है? अकाउंटिंग करने से होता है। किसको करने से होता है? अकाउंटिंग करने से आपका। और यहाँ पे क्या देखा था, समराइजिंग। क्या बुक कीपिंग में समराइजिंग होती है? नहीं, बुक कीपिंग में सिर्फ क्या होता है, आपके पहले के 4 स्टेप्स क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देन रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। इसके अलावा जितने भी बाकी 3 स्टेप्स है वो कहाँ होते हैं, अकाउंटिंग में होते हैं। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आओ थर्ड एमसीक्यू पे, ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन चारों में से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है? पहला, सेल्स ऑफ गुड्स। आपने गुड्स की सेल करी है, क्या उसको रिकॉर्ड करोगे? हाँ जी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। मनी में मेजर कर सकता हूँ, हाँ। 2 चीज़ें मुझे देखनी है कि एक तो बिजनेस से कनेक्टेड होनी चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकेंड उसको अगर मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। सेल्स ऑफ गुड्स आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज करें, अगेन आपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करें और मनी में मेजर कर सकते हो कितने के परचेज करें, तो इसका मतलब इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, आपने जो गुड्स परचेज किए थे उसका रिटर्न कर रहे हो, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ, बिजनेस से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। आपने रिटर्न करें, कितने के रिटर्न करें, क्या मनी में मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्या मैं गुड्स की क्वालिटी को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं। ये अकाउंटिंग की एक डिसएडवांटेज थी कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, वो सब चीज़ें, वो सारे एलिमेंट्स जो मनी में मेजर नहीं हो सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। बेशक ये बिजनेस से कनेक्टेड है, गुड्स की क्वालिटी बिजनेस से कनेक्टेड है, लेकिन मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। रिकॉल हो गया, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू नंबर 4 देखो, एमसीक्यू नंबर 4 कह रहा है कि विच यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आपके बुक का है, आपके बुक में ये एमसीक्यू गिवन है।
बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो, विच यूज़र, पहली बात तो आपसे यूज़र का नाम पूछा गया, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में 2 यूजर्स होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट, बाकी सारे एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? बैंक्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट, ये सारे क्या हैं? आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। कौन सा ऐसा यूज़र है हु इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन? अब जो ये वर्ड है इसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन होती है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का मतलब क्या? ध्यान से मेरी बात सुनो। सॉल्वेंसी का मतलब है कि क्या आप अपने डेट्स, अपने लोन्स रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि क्या आपने जो पैसे उधार पे लिए हैं क्या आप उसको रीपे कर सकते हो, दैट इज सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म मतलब जो पैसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए उधार पे लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करे हैं, क्या आप उसको रेगुलरली रीपे कर पाओगे? क्या आप रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर पाओगे? क्या रेगुलरली लोन का रीपेमेंट होगा? दैट इज़ लॉन्ग टर्म। जब मैं ज़्यादा टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की, मान लो आपने लोन लिया सिर्फ 6 महीने के लिए, मान लो आपने गुड्स खरीदे हैं और 2 महीने बाद आपको पैसे देने हैं, तो दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, दैट इज़ शॉर्ट टर्म। उसके लिए आप क्या चेक करोगे? उसके लिए आप शॉर्ट टर्म चेक करोगे। बात समझ रहे हो? शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम। तो अगर आपको सॉल्वेंसी चेक करनी है, सॉल्वेंसी मतलब आपकी डेट रिपेइंग कैपेसिटी, कि आप अपने डेट्स रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चेक करना है कि भाई शॉर्ट टर्म में कर पाओगे, 1 महीने बाद क्या पैसे पे कर पाओगे, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म मतलब कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो आपने लोन लिया 5 साल के लिए, तो क्या 5 साल तक उसका इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल पे कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आपको 5 साल तक लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब समझ में आ गया? ठीक है। तो कौन सा ऐसा यूजर है जो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड रहता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या भाई? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी नहीं, ऑनर्स नहीं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बैंक्स चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं कि भाई अगर मैं आपको 5 साल का लोन दे रहा हूँ तो क्या आप मुझे रेगुलरली 5 साल तक इंटरेस्ट दे पाओगे, प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर पाओगे? तो मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चेक करना है, आपकी डेट रिपेइंग कैपेसिटी 1 साल से ज़्यादा की चेक करनी है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। और जो बैंक्स चेक करते हैं। क्रेडिटर्स कौन थे? क्रेडिटर्स का मतलब था जिससे आपने सामान खरीदा उधार पे, किसी दुकान पे गए और सामान उधार पे खरीदा, तो जिससे खरीदा वो क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए उधार पे नहीं देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 1, 2, 3 महीने, यस नो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता तो क्रेडिटर्स होता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन है? बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। आओ फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो फिफ्थ कह रहा है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रोमोट्स। अब कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब हो सकता है कि मान लो सब कुछ रुपीज़ में कर रहे हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर भी डील करती हैं, बाहर उनके कस्टमर्स होते हैं, तो डॉलर में भी हो सकता है, यस नो। आप क्या कर रहे हो? रुपीज़ में सबको मेजर कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। कॉमन फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, आप उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, जैसे आप पिछले साल बनाया था वैसा ही इस साल भी बना रहे हो, कॉमन फॉर्मेट है। तो भाई मुझे बताओ ये क्या प्रमोट कर रहा है? जल्दी से सोचो क्या प्रमोट कर रहा है? द आंसर इज कंपेरेबिलिटी। भाई आप किसी भी चीज़ को कब कंपेयर कर सकते हो? जब आप पिछले साल भी सेम चीज़ कर रहे थे, इस साल भी सेम चीज़ कर रहे हो, पिछले साल का फॉर्मेट सेम था, इस साल का फॉर्मेट सेम है, पिछले साल जो आपकी कॉमन यूनिट थी, राइट, रुपीज़ थी, इस साल भी रुपीज़ है, मान लो पिछले साल रुपीज़ थी, इस साल डॉलर है, कैसे कंपेयर करूंगा भाई? नहीं कर पाऊंगा। फॉर्मेट चेंज कर दिया, कैसे कंपेयर करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो आंसर इज कंपेरेबिलिटी। बात समझ में आ गई? सिंपल, राइट। इसके बाद है सिक्स्थ। देखो, हु अमंग दीज आर नॉट द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनमें से ऐसा कौन है जो एक्सटर्नल यूजर नहीं है? अच्छा आंसर है देखो, लेंडर्स, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और पब्लिक। इन 4 में से एक ऐसा है जो एक्सटर्नल नहीं है, मतलब इंटरनल है, और आंसर है मैनेजमेंट। इंटरनल में 2 ही यूजर्स थे, ओनर्स और मैनेजमेंट, इन दोनों के अलावा सब एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, राइट। उसके बाद 7th बताओ, विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का फ़ायदा, एडवांटेज, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, अच्छा, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट और नन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एक एक करके देखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या था दोस्तों? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब था कि भाई ऐसा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो, उन सारी ट्रांजैक्शंस का सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता, उन सारी ट्रांजैक्शंस के बिल नहीं होते, सारी ट्रांजैक्शंस के इनवॉइसेस नहीं होते। मतलब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आपको अपना पर्सनल जजमेंट यूज़ करना होता है, तो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने अपने क्लासेस में, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, क्लास जाके देख लो,
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं है, ये तो डिसएडवांटेज है। शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या अकाउंटिंग आपके बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू शो करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई जो आप अकाउंटिंग करते हो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हो। अगर आपको लैंड वाला एग्जांपल याद हो, 2015 में एक लैंड परचेज की थी 10 लाख की, 7 साल बाद भी आज भी वो लैंड आपके बैलेंस शीट में 10 लाख की ही शो होगी। क्या आप लैंड बेचने जाओगे तो 10 लाख मिलेंगे? नहीं, ज़्यादा मिलेंगे। तो बेसिकली आप अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यूज़ शो नहीं करते हो, मार्केट वैल्यू शो नहीं करते हो, हिस्टोरिकल वैल्यू शो करते हो। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू पता कैसे चलेगी? बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग से पता नहीं चल पाती है। प्रेजेंट वैल्यू तब पता चलेगी जब आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू। तो क्या आप अकाउंटिंग में आज की वैल्यू शो करते हो? नहीं। जिस रेट पे, जिस अमाउंट पे खरीदी थी, जिस अमाउंट का आपके पास बिल है, उस पर रिकॉर्ड करते हो। तो आंसर क्या हो गया? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अकाउंटिंग आपकी मेमोरी को रिप्लेस करती है। बिल्कुल, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने क्या कर दिया? सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? राइट। 8th पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग। ये बहुत आसान है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। आपको पता है कि भाई आप नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? बाकी क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग, ये तीनों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों आपके प्रोसेस में आती है। उसके बाद आते हैं 9th पे। अब देखो 9th क्या कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। देखो मैंने आपको बता रखा है कि भाई जर्नल में आप क्या करते हो? जर्नल में आप रिकॉर्डिंग करते हो, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, राइट। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग करते हो, लेकिन एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। जो ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल में रिकॉर्ड करी है उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। किस में? लेजर में। लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, लेजर में पोस्ट होती है। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखना, जर्नल से निकाल के लेजर में डालना, दैट इज पोस्टिंग। तो आपसे क्या पूछा गया? ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट फ्रॉम जर्नल। सिंपल, बहुत ही सिंपल। 10th पे आते हैं। 10th क्या है? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लास्ट स्टेप कौन सा था? आपको पता है 7 स्टेप थे। कौन से 7 स्टेप रिकॉल करते हैं? देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, IMRC SAC, बिल्कुल सही। तो लास्ट स्टेप कौन सा है? कम्युनिकेशन। यहाँ आपने लिखा कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लियर, इजी, ठीक है। हाँ जी। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन है जो इंटरनल यूजर है? आपको पता है 2 ही होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, नहीं, बाहर के लोग हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स बाहर के हैं, एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एम्प्लॉयज़ तो भाई बिजनेस के अंदर बैठे हैं तो इंटरनल नहीं। क्या एम्प्लॉयज़ के पास बिजनेस की अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है? क्या बिजनेस के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है? नहीं। जिसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन है, वो है इंटरनल यूजर, अंदर का बंदा, राइट। ये एम्प्लॉय एक्सटर्नल है। आंसर इज नन। तीनों के तीनों एक्सटर्नल है। इन्वेस्टर्स भी, क्रेडिटर्स भी, एम्प्लॉयज़ भी, तीनों ही क्या हैं? आपके एक्सटर्नल यूजर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। 12th पे आते हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। ये तो आसान है भाई। अगर आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो? कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो? याद करो। अगर मैं चारों को आपको फटाफट से रिकॉल कराऊं, रिलायबिलिटी का मतलब क्या था कि भाई आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल है, एग्जैक्ट है, क्या है, आपकी पर्सनल बाइसेस नहीं हो रहे हैं, आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी है, दैट इज रिलायबिलिटी, ठीक है। सेकंड, रेलेवेंस, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, जो इन्फॉर्मेशन यूजर्स को डिसीजन लेने के लिए चाहिए, वो सब रेलेवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट को हटाओ और सिर्फ रेलेवेंट को रिकॉर्ड करो। द थर्ड वन वाज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब था कि भाई अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इतनी सुंदर तरीके से प्रेजेंट करो कि भाई सबको समझ में आ जाए, सबको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, भाई, राइट। वो था अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करना। अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसे बनाओ कि लास्ट ईयर से ईजिली कंपेयर कर सको, राइट। तो आंसर क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हो, सुंदर सुंदर दिखा रहे हो, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है। 13 देखो,
मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील द फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज। क्या बोला गया कि अगर आप अपने अकाउंट्स में मैन्युपुलेशन कर रहे हो, अपने फैक्ट्स को छुपा रहे हो, अपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज में पढ़ा था, याद है ना? अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, उसमें था फोर्थ पॉइंट विंडो ड्रेसिंग। क्या मतलब था कि जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं दिखाना। किसको दिखाना? जो गलत इन्फॉर्मेशन है। मैन्युपुलेशन करना, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देना लोगों को खुश करने के लिए कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वाकई में कर नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? दैट इज विंडो ड्रेसिंग। 14th है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज हाईलाइटेड हेयर। आपसे अगर ये बोला जाए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, तो कौन से क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ? दैट इज रिलायबिलिटी। दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहता है कि भाई दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी है, तो बेटा पर्सनल जजमेंट आपको प्रॉपर यूज़ करनी है, जो सही है। अपने पर्सनल बायसनेस नहीं लाने हैं। बिजनेस के बेनिफिट के बारे में हमेशा नहीं सोचना है, जो सही है वो दिखाओ। बात समझ में आ गई? ठीक है। 15th और आज का लास्ट MCQ, विच यूजर्स हैव एक्सेस टू ऑल द अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन। कौन से यूजर्स हैं जिनके पास अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन भी होती है? एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और नन। आपको पता है अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनल यूजर्स के पास, और इंटरनल यूजर्स दो ही होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। यहाँ पे दे रखा है मैनेजमेंट, तो आंसर इज मैनेजमेंट। राइट। सो आज हमने करे 15 MCQ। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बस आपको ये MCQs इसलिए कराने थे कि एक बार चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। आपने नोटिस किया होगा कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स आपसे रिकॉल करवा रहा था। यस और नो? पूरे पॉइंट्स हमने याद कर लिए। तो अगर आपको मज़ा आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि हमें ऐसे हर चैप्टर के लिए चाहिए, और MCQs भी चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको मज़ा आया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो देर किस बात की भाई, जाइए पढ़ाई करिए, खाना पीना खाइए, मौज करिए, लेकिन रेगुलरली अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए। राइट? धीरे धीरे थोड़ा, लेकिन रेगुलरली। रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।